Let's talk about Odyssey today. So, yes, there is this guy who wins the Trojan War and just wants to go back home. Simple task, right? Well, it takes him 10 years to do that. Now, what happens? He fights a Cyclops, a monster. His crew gets turned into pigs by a witch. The gods are literally out to get him. And back home, his wife is single handedly managing 108 suitors. Patience level ekdam next level. Guys, welcome back to the channel. Today we are starting one of the most famous adventure stories in the world, The Odyssey by Homer. अब don't zone out thinking, oh, ancient Greek text है, boring होगा. Trust me, this thing is basically an Avengers level survival thriller from 3000 years ago. Drama, revenge, monsters, romance, सब कुछ है इसमें, seriously. अब ये एक 3 पार्ट सीरीज है, सो लेट मी क्विकली टेल यू कैसे ये पूरा हम प्लान करेंगे, हम कैसे इसको पढ़ेंगे। दिस वीडियो नंबर 1 हमारा फाउंडेशन बिल्डिंग वीडियो होगा। इसमें हम बात करेंगे होमर कौन था, ये स्टोरी किस वर्ल्ड में सेट है, एपिक योनर क्या होता है, मेन कैरेक्टर्स, थीम्स क्या हैं और कुछ इंपॉर्टेंट ग्रीक टर्म्स भी हम इसमें समझेंगे। वीडियो 2 में हम जाएंगे फुली बुक बाय बुक। पूरी स्टोरी कवर करेंगे बुक्स 1 से लेके बुक्स 24 तक, साथ में समरी और क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ ईच सेक्शन। और वीडियो 3 में हम कुछ डीपर क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स डिस्कस करेंगे, जैसे क्या गॉड्स इस स्टोरी में एक्चुअली बायस्ड हैं, विमेन कैरेक्टर्स को कैसे पोर्ट्रे किया गया है, और डीप डाइव कैरेक्टर स्पॉटलाइट्स ऑन ओडिसियस, पेनेलोपी, एथीना एंड अदर्स। सो अगर तुम्हारी पूरी ओडिसियस प्रॉपरली थोरली तुम्हें समझनी है, तो ये तीनों वीडियोस देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो ग्रैब योर चाय, कॉफ़ी एंड लेट्स स्टार्ट फर्स्ट वीडियो से, जो कि एक फाउंडेशन वीडियो है। चलो लेट्स स्टार्ट विद द ऑथर फर्स्ट, होमर। और यहाँ पे प्लॉट ट्विस्ट नंबर 1, वी डोंट एक्चुअली नो हु होमर रियली वाज, and there are, because we don't have any photos and interviews or anything from the author directly, so we don't have anything on him. So what we do know is both the Iliad and the Odyssey are credited to him, written somewhere around 8th century BC, that is almost 2800 years before, यानी कि almost 3000 साल पहले उसने ये दोनों बुक्स लिखी हैं, ये दोनों कविताएं उसने बोली हैं, कही हैं। सो लेजेंड कहता है कि होमर वाज अ ब्लाइंड पोएट, बेसिकली अ बार्ड हु परफॉर्म दीज स्टोरीज आउट लाउड instead of writing them down, because back then, forget printing press, even proper writing culture wasn't that common, because no language was discovered, or it never evolved back then. So ये poems survive कैसे की, purely through oral tradition, passed down from generation to generation, kind of like how your दादी नानी tell you stories, बस थोड़ा ज्यादा epic scale पे उसने इनको गाया, कहा। और एक इंटरेस्टिंग बात, स्कॉलर्स स्टिल आर्ग्यू वेदर वन पर्सन रोट दिस और मल्टीपल पोएट्स pieced it together over decades, यानी कि this debate even has a name, the Homeric question. Literally researchers have been fighting for 2000 and more years over कि भाई ये लिखा किसने है, एक पोएट ने जिसका नाम होमर था या मल्टीपल पोएट्स ने ओवर द ईयर्स, क्योंकि आई तो ये ओरल ट्रेडिशन से है हमारे तक। सो बॉटम लाइन इज, होमर इज बेसिकली हिस्ट्रीज बिगेस्ट मिस्ट्री ऑथर। नो कंफर्म्ड फोटो, नो बायोग्राफी, बस एक नेम है बिहाइंड दीज टू ग्रेटेस्ट स्टोरीज दैट वर एवर टोल्ड। नाउ लेट्स सी कि ये स्टोरी एक्चुअली किस दुनिया में सेट है। ओके, सो पहले समझ लेते हैं कि पोएम सेट कहाँ है और ये लिखा कब गया, क्योंकि यहाँ पे दो अलग टाइम पीरियड्स इन्वॉल्व हैं, एंड इट्स ऑनेस्टली काइंड ऑफ कूल वंस यू गेट इट, क्योंकि समझ में आता है तो आप उसे अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हो सारे नुआंसेस को। द स्टोरी इटसेल्फ इज सेट ड्यूरिंग द ब्रॉन्ज एज, दैट मीन्स अराउंड 1200 BCE, और पीछे चले जाते हैं। दैट्स द era ऑफ द एक्चुअल ट्रोजन वॉर, जब माइसेनियन ग्रीक्स जो थे वो बड़ी पावरफुल एक रेस होती थी। लेकिन होमर खुद ये पोएम लिख रहा था तो, या परफॉर्म कर रहा था, तो ये अराउंड 400 ईयर्स बाद उसने इसको गाया है, परफॉर्म किया है इन दी 8th सेंचुरी BC। अब ये हम इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं, ये तो आप समझते होंगे ना कि जब हम BC की बात करते हैं तो डिसेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं, यानी कि 1200 ईयर्स और पुरानी बात है, 800 ईयर्स उसके बाद वाला टाइम पीरियड होता है। तो हुई वो 1200, समवेयर 1200 का जो ईयर सेंचुरी चल रहा था तब है, लेकिन 400 साल बाद उसको होमर ने उसको गाया है, कहा है।
So imagine it's kind of like someone today writing an epic about the Mughal era. So वैसे ही हुआ ये. सेटिंग पुरानी है बट द स्टोरी टेलर इज फ्रॉम अ मच लेटर टाइम. 400 ईयर्स बाद होमर हुआ इस कहानी के घटित होने के, तो तब उसने इसको लिखा या उसको गाया. और ये स्टोरी पूरी ट्रोजन वॉर कवर नहीं करती, उससे रिलेटेड बहुत सारी पोएम्स थी जिनमें मिलाकर बोला जाता है कि ये एपिक साइकिल है. सो ओडिसी बेसिकली शुरू होती है जब वॉर खत्म हो चुका है, रफली 10 ईयर्स आफ्टर द वॉर ऑफ इलियड. ट्रोजन वॉर जो होता है, जो इलियड में दिखाया गया है. अब बात करते हैं सोसाइटी की. ये वर्ल्ड था एकदम किंगशिप बेस्ड, एरिस्टोक्रेटिक. ऑनर और रेपुटेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीजें थी उस वक्त. दो कंसेप्ट्स याद रखना क्योंकि पूरे पोएम में बार बार यही आएंगे. एक है जीनिया, मतलब गेस्ट फ्रेंडशिप, हॉस्पिटैलिटी का सेक्रेड कोड. जैसे कि आपके घर कोई गेस्ट आता है तो आप उसके साथ कैसे बिहेव करते हो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या वो एक मैंडेटरी है कि हमें अच्छे से पेश आना ही है, उसकी अवगत करनी है. उसको ग्रीक कल्चर में बोलते थे जीनिया. अगर कोई तुम्हारे घर आया है एज अ गेस्ट, तो चाहे वो स्ट्रेंजर ही क्यों ना हो, उसको ट्रीट करना है अच्छे से, ये तुम्हारी मॉरल ड्यूटी है. और जियूस जो है, जो ग्रीक गॉड है, उसे खुद इसको प्रोटेक्ट करता था, वो इस चीज को बहुत मानता था. और दूसरा है क्लियोस, मतलब ग्लोरी, फेम, जो हीरोज अपने ग्रेट डीड से कमाते थे ताकि उनका नाम जनरेशन्स तक याद रहे, लोग याद रखें, वो याद किए जाएं. और लास्ट बट इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि ये पोएम एक मिक्स है. कुछ जेन्युइन ब्रोज एज मेमोरीज भी हैं इसमें, जैसे पैलेस कल्चर, वेपन्स, उस जमाने की चीजें. लेकिन बहुत सारे मटेरियल एक्चुअली रिफ्लेक्ट करते हैं होमर के अपने टाइम के, मतलब लेटर ऑन आयरन एज जब ग्रीस में चल रही थी. सो इट्स नॉट अ परफेक्ट हिस्टोरिकल स्नैपशॉट, इट्स मेमोरी ब्लेंडेड विद इमेजिनेशन. अब जब हमें पता है ये वर्ल्ड कैसा था, तो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट एक्चुअली मेक्स दिस एन एपिक इन द फर्स्ट प्लेस. लाइक व्हाट्स द जॉनर इवन अबाउट. एपिक कहते किसे है, इसे एपिक क्यों कहा जाता है? Okay, so before we jump into the actual story, let's quickly talk genre. क्योंकि epic isn't just a random word we throw around when something is very cool. It's actually a specific type of poem with its own rules. Epic एक अलग तरह की poem होती है. So basic definition is that an epic is a long, formal, narrative poem written in this elevated, grand style, जिसमें एक larger than life hero के deeds को describe किया जाता है. और इम्पॉर्टेंट बात, इट्स नॉट जस्ट पर्सनल स्टोरी टेलिंग, इट रिफ्लेक्ट्स द वैल्यूज ऑफ द एंटायर कल्चर. प्लस रिमेंबर, these were meant to be performed out loud, not silently read in corner with headphones on. अब इसमें कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, एपिक कन्वेंशंस बोलते हैं इनको. जैसे नंबर वन है इन्वोकेशन ऑफ द म्यूज. बेसिकली द पोएट starts by asking a goddess for inspiration, like, hey muse, help me tell this story properly so that I do not falter and carry out this task beautifully. तो वो एक तरह से blessings लेता है म्यूज से, किसी गॉडेस से. नंबर टू है इन मीडियास रेस, मतलब स्टोरी शुरू होती है बीच में से, मिडल ऑफ द एक्शन, सेंटर ऑफ द एक्शन, नॉट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग के जब होमर पैदा हुआ, नहीं, वहां से नहीं शुरू होती है, या जब ओडिसी पैदा हुआ, सॉरी. सो बिल्कुल फिल्मी स्टाइल होता है, यानी कि फ्लैशबैक में आपको चीजें बताई जा रही हैं और वो सब बाद में आता है. तो नंबर थ्री है एपिथेट्स. एपिथेट्स क्या होते हैं? ये है रेकरिंग डिस्क्रिप्टिव टैग्स जो करेक्टर के नाम के साथ बार बार यूज होते हैं. जैसे एथीना को बोला जाता है ग्रे आइड एथीना, या फिर वाइन डार्क सी, सी के लिए बोला जा रहा है, तो उसकी उसकी तारीफ में उसकी एक क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हुए उसका नाम लिया जाता है. इस चीज को बोलते हैं एपिथेट, क्योंकि फर्स्ट टू वर्ड जो है ग्रे आइड, वो उसकी फीचर्स हैं, और एथीना उसका नाम है, तो ग्रे आइड एथीना, तो ये एपिथेट बना. ऑलमोस्ट लाइक अ निक नेम जो पूरे पोएम में चिपका रहता है, साथ साथ चलता है. आप ऐसे ही सुनोगे इसमें जब भी आप इस टेक्स्ट को पढ़ोगे. नंबर फोर है एपिक सिमिलीज, लॉन्ग एलेबरेट कंपैरिजंस, जहां एक छोटी सी एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए पोएट पैराग्राफ्स भर देता है विद इमेजरी. सो हो गया ना पोएटिक स्टाइल, एक सिंपल बात को कहने के लिए जब जब आप उसको एक फ्लावरी, एक डेकोरेटिव लैंग्वेज में पैराग्राफ बाय पैराग्राफ डिस्क्राइब करते हैं, तो वो एक तरह से आपकी सिमिलीज का यूज होता है. नंबर फाइव है डिवाइन मशीनरी, गॉड्स डायरेक्टली इंटरफेयर इन ह्यूमन मैटर्स. तो वो डिवाइन हो गए ना, कोई भी मेजर डिसीजन हो, चांस है या कोई ना कोई गॉड है, तो उसके पीछे गॉड ही है जो उसको पुल कर रहा है. तो एक तरह से डिवाइन इंटरवेंशन, डिवाइन मशीनरी इसमें यूज की है. नंबर सिक्स है कैटलॉग्स, मतलब फॉर्मल लिस्ट, जैसे शिप की लिस्ट
या हीरोज की लिस्ट थोड़ा बोरिंग लगता है मॉडर्न रीडर को, बट बैक देन इट वाज अ बिग डील, showing scale and grandeur of the event that happened. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द हीरो खुद एम्बडी करता है अपने कल्चर को, आइडियल्स को और वैल्यूज को। वो सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं है, वो बेसिकली एक कल्चरल सिंबल है उस टाइम पीरियड का। सो जब भी हम आगे एपिक वर्ड यूज करें, रिमेंबर इट्स नॉट जस्ट बिग स्टोरी, इट्स गॉट दिस होल स्ट्रक्चर एंड ट्रेडिशन बिहाइंड इट। चलो अब देखते हैं ये कन्वेंशंस एक्चुअली ओडिसी में कहाँ कहाँ यूज होते हैं। ओके, सो अब जो कन्वेंशंस हमने अभी डिस्कस किए, लेट्स एक्चुअली स्पॉट देम इनसाइड द ओडीसी, बिकॉज इट्स वन थिंग टू नो द थियरी, बट इट्स वे मोर फन व्हेन यू सी इट हैपनिंग इन द एक्चुअल टेक्स्ट। Starting with the invocation of the muse, the poem literally opens with "Sing me, muse, ऑफ द मैन"। बेसिकली होमर या जो भी बार्ड परफॉर्म कर रहा है, ही इज आस्किंग फॉर हेल्प टू टेल द स्टोरी ऑफ ओडिसियस प्रॉपरली, जिसको बोला गया है पॉलीट्रोपोस, यानी कि द मैन ऑफ मैनी टर्न्स, बहुत ही वर्सटाइल, बहुत ही क्लेवर इंसान। नेक्स्ट है इन मीडियास रेस्ट, ये एकदम टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। स्टोरी शुरू होती है जब ओडिसी ऑलरेडी 10th ईयर में है अपनी जर्नी के, मतलब वॉर खत्म हुए भी, ट्रोजन का जो वॉर था उसको खत्म हुए भी 10 साल हो चुके हैं। उसके पहले के सारे एडवेंचर्स, साइक्लोप्स से उसका मिलना, सर्सी के आइलैंड पे फंस जाना, सब कुछ वो हमें बाद में पता चलता है फ्लैशबैक में। तो जब वो खुद अपनी स्टोरी सुनाता है बुक्स 9 to 12 में, तो वो टोटल फ्लैशबैक स्टाइल है, बिल्कुल जैसे फिल्मों में होता है। फिर है स्टॉक एपिथेट्स, इनको नोटिस करना स्टार्ट करो जब तुम टेक्स्ट पढ़ोगे। ओडिसी को बार बार बोला जाता है मच एंड्यूरिंग ओडिसियस, क्योंकि वो इतना इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, इतना बर्दाश्त कर रहा है ऑन हिज जर्नी बैक टू होम। एथीना है जो उसको बोला जाता है ग्रे आइड एथीना, एंड दैट फेमस फ्रेज वाइन डार्क सी, ये बार बार रिपीट होता है पोएम में। डिवाइन मशीनरी, ये तो बस हर जगह है। एथीना और पोसाइडन दोनों डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं ह्यूमन इवेंट्स में। एथीना हेल्प करती है, पोसाइडन ऑब्स्ट्रक्ट करता है ओडिसियस की जर्नी। बेसिकली इन दोनों का टग ऑफ वॉर चल रहा है इस पोएम में, कि एक बड़ा इमोशनल जो इंजन है जो इस पोएम को आगे बढ़ाता है। और लास्ट द एक्सटेंडेड एपिक सिमिली, जब भी ओडिसियस इमोशनल होता है या कोई मेजर बैटल सीन आता है, उसकी फीलिंग्स को कंपेयर किया जाता है किसी लंबी डिटेल्ड एवरीडे इमेज से, जैसे कोई नेचुरल सीन या घर की कोई चीज जिससे ऑडियंस इजीली रिलेट कर सके, उसको ह्यूमेन बनाने के लिए, कि आफ्टर ऑल वो है तो एक इंसान ही। सो बेसिकली ये जो ह्यूमन थ्योरी पढ़ी थी लास्ट स्लाइड में हमने, ओडिसियस इज लाइक द टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल ऑफ ऑल ऑफ इट, एकदम द बाय द बुक एपिक है वो, लिटरली वैसे ही चलता है। आप थोड़ा कंफ्यूजन क्लियर करते हैं, क्या ये एलियड का प्रीक्वल है या सीक्वल है, यानी कि क्या ये एलियड से पहले की चीजें हैं या एलियड के बाद ये सब चीजें हुई हैं। तो चलो देखते हैं ये कैसा। ओके, सो दिस वंस इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। कॉमन मिस्टेक, लोग सोचते हैं ओडिसी इलियड का प्रीक्वल है। भाई नहीं, ऐसा नहीं है, इट इज एक्चुअली अ सीक्वल, यानी कि इलियड पहले हुआ, होमर ने इलियड लिखी, वो पहले लिखी, उसमें ट्रोजन वॉर हुआ जिसमें ओडिसियस ने लिया, वो फाइट किया उसने, फिर वहां से वो अपने घर के लिए जर्नी जब करता है, वो फिर नेक्स्ट पार्ट जो उसने लिखा वो ओडिसियस को ही सेंट्रल कैरेक्टर हीरो की तरह लिखा। So let me explain it again quickly. The Iliad covers just a few weeks, literally weeks, not even years, towards the end of the 10th year Trojan War. It's mostly about Achilles. उसमें जो मेन हीरो है वो Achilles है, उसका गुस्सा और उसके बैटलफील्ड में जो उसने ब्रेवरी दिखाई, उसके बारे में स्टोरी है। Odysseus, on the other hand, picks up the story roughly 10 years after that war has already ended. So Troy has fallen, वॉर खत्म हो चुका है, और अब हम फॉलो कर रहे हैं ओडिसियस की जर्नी, उसकी डिलेड डिजास्टर फील्ड ट्रिप बैक होम। सो क्रोनोलॉजिकली ये बाद की स्टोरी है, सीक्वल है, नॉट प्री इक्वल। प्लीज याद रखना ये, वरना एग्जाम में गलत हो जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज, बोथ पोएम्स एज्यूम की ऑडियंस को ऑलरेडी पता है पूरी ट्रॉय लेजेंड के बारे में। उस जमाने में ये इतनी फेमस स्टोरीज थी कि होमर को हर बार शुरू से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं थी कि ओडिसियस कौन था, उसका इलियड से क्या कनेक्शन है, ट्रॉय में वो क्या कर रहा था। तो आपको भी ये जानना जरूरी है, बिल्कुल ऐसे जैसे आजकल जैसे कोई रामायण का रेफरेंस दे दे बिना कॉन्टेक्स्ट के, तो लोग सब समझ जाते हैं ना, क्योंकि हम सबको पता है वो बैक स्टोरी। अब दोनों पोएम्स का फोकस भी बिल्कुल डिफरेंट है। इलियड इज ऑल अबाउट वॉर, रेज, ऑनर एंड मोर्टैलिटी, मतलब बैटलफील्ड पे मरना और ग्लोरी कमाना, ये इलियड का बेसिक थीम है। इट्स रॉ, इंटेंस, एग्रेसिव एनर्जी। ओडिसीज का वाइब टोटली अलग है, इट्स अबाउट होम कमिंग, दैट नोस्टोज कंसेप्ट जो हमने पहले डिस्कस किया था, कि
कनिंग, एंड्योरेंस और एक टूटी हुई हाउस होल्ड को वापस ठीक करना, क्योंकि उसके वाइफ, उसका बेटा है जो घर पे उसकी वेट कर रहे हैं। तो एक बहुत ह्यूमेन सा एक एंगल है। और ये भी नोटिस करना, जहाँ एकिलीज अपना हीरो स्टेटस कमाता है एक शॉर्ट बट ग्लोरियस लाइफ जी के बाय फाइटिंग इन द वॉर ऑफ ट्रॉय और बैटलफील्ड पे शहीद होके मर के, ओडिसियस का हीरोइज्म बिल्कुल ऑपोजिट है उसके। उसका सुपर पावर है सर्वाइवल थ्रू इंटेलिजेंस एंड नॉट ब्रूट फोर्स। वो लड़ता भी है, वो सफ़र भी करता है, बट उसका असली वेपन है अपना दिमाग, उसकी इंटेलिजेंस, वो कैसे इतना स्ट्रगल करके अपने घर पहुँचता है। ये जर्नी है जो उसकी स्ट्रगल की जर्नी है, उसकी सैक्रिफाइस की या उसकी बैटलफील्ड में मर जाने की जर्नी नहीं है। अब देखते हैं पूरी स्टोरी कितनी बड़ी है और ये 24 बुक्स में कैसे डिवाइड होती है। ओके, सो अब थोड़ा ज़ूम आउट करते हैं और देखते हैं पूरी पोएम का रोड मैप, क्योंकि ओडिसियस टोटल 24 बुक्स या 24 सेक्शंस आप कह सकते हो, चैप्टर्स कह सकते हो, उसमें डिवाइडेड है। पहले इन चैप्टर्स को बुक्स बोला जाता था, तो बुक्स के नाम से ही चल रहा है। बट डोंट पैनिक, वी आर गोइंग टू ब्रेक इट इनटू सिंपल मैनेजेबल चंक्स। बेसिकली सोचो इसको 3 बिग पार्ट्स में, 3 एक्ट्स समझ लो किसी मूवी के। इस तरह से ये बुक जो है, या ये इतनी बड़ी जो पोएम है, ये वो डिवाइडेड है। पार्ट 1 है टेलीमैकी, यानी कि ये कवर करता है बुक्स 1 to 4। इसका फोकस है ओडिसियस पे नहीं, बल्कि उसके बेटे टेलीमैकस पे। वो अपने आप को ना प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। अपने फादर के बारे में न्यूज़ ढूँढ रहा है कि बेसिकली वो है कहाँ। और ये एक कमिंग ऑफ एज आर्क हमें यहाँ दिखती है, जहाँ एक इनसिक्योर यंग बॉय जो है वो धीरे-धीरे एक रिस्पॉन्सिबल यंग मैन बनता है, क्योंकि उसको अपने फादर का बेटा है, तो वो उसकी लेगेसी को कैरी ऑन करना है उसने। पार्ट 2 आता है दी वॉन्डरिंग्स, यानी कि ये बुक्स 5 to 12 हैं और ऑनेस्टली ये सबसे फन, सबसे क्रेज़ी पार्ट है, क्योंकि यहीं पर सारा एक्शन, यहीं पर सारा ड्रामा होता है। यहाँ ओडिसियस फाइनली कैलिप्सो के आइलैंड से निकलता है, फेशियंस तक पहुँचता है और फिर अपनी खुद की एडवेंचर सुनाता है। कैसी, जहाँ जैसे उसने साइक्लोप्स को कैसे हराया, विचेस से, मॉन्स्टर्स से कैसे सामना किया, सब कुछ। बेसिकली ये वो पार्ट है जिस पे लोग ओडिसियस सुनते ही सबसे पहले सोचते हैं कि ये सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी हमारे सामने आ रही है। तो पार्ट 3 फिर नेक्स्ट आता है, होमकमिंग एंड रिवेंज। अब ये है बुक्स 13 to 24, द फाइनल स्ट्रेच। यहाँ ओडिसियस फाइनली इथका वापस आता है, बट डिस्गाइज में आता है, बेगर की तरह आता है, क्योंकि स्ट्रेट सीधा घर जाके हे आई एम बैक ऐसे नहीं बोल सकता ना, सिंपल नहीं है, बिकॉज़ वहाँ पर भी बहुत सारे लोग हैं जो वेट कर रहे हैं कि अगर आ गया तो वी विल किल हिम। धीरे-धीरे वो अपनी पहचान रिवील करता है और क्लाइमेक्स में अपना घर, अपना थ्रोन और अपनी फैमिली वापस क्लेम करता है बाय किलिंग दोज़ सूटर्स हू आर देयर टू क्लेम हिज़ rightful kingship on Ithaca. So basically think of it as part 1 is about sun, part 2 is about wild adventure, and part 3 is the big homecoming payoff. Once you have this 3 part structure in your head, पूरा पोएम समझना बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि हर चीज़ इन्हीं 3 बुक्स में फिट हो जाती है। अब जल्दी से मिलते हैं पोएम के सारे मेन कैरेक्टर से, ताकि जब हम स्टोरी में जंप करें तो तुम्हें सब कॉन्टेक्स्ट से पहले ये पता हो कि हम किन कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, हम पढ़ क्या रहे हैं। ओके, बिफोर वी डाइव इनटू द एक्चुअल स्टोरी, लेट्स क्विकली मीट द मेन कास्ट, क्योंकि बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं और अगर अभी थोड़ा इंट्रो हो जाएगा तो आगे सब कुछ ईज़िली फ्लो हो जाएगा। तो सबसे पहले ऑब्वियसली ओडिसियस है, किंग ऑफ इथका, आवर मेन हीरो। वो जो जाना जाता है अपनी कनिंग इंटेलिजेंस के लिए, अपनी ब्रेवरी के लिए। इसे आप हीरो मानो या नॉट सो परफेक्ट इंसान मानो, बट ही इज़ द सेंटर ऑफ दिस होल ड्रामा, दिस होल स्टोरी। उसकी वाइफ फिर नेक्स्ट आती है पेनेलोपी, एकदम लॉयल और ऑनेस्ट, बहुत रिसोर्सफुल भी है, बहुत इंटेलिजेंट भी है। 20 ईयर्स से अकेले अपना घर सँभाल रही है, अपने बेटे को सँभाल रही है, उन सारे सूटर्स को मैनेज कर रही है जो ये सोच रहे हैं कि ओडिसियस वापस नहीं आएगा एंड शी विल मैरी वन ऑफ अस एंड देन वी विल बी द किंग ऑफ इथका। सो एक लेजेंड लेवल पेशेंस है उस लेडी में और सीरियसली बहुत ब्रेव है वो। फिर आता है उनका बेटा टेलीमैकस, थोड़ा-सा मैंने आपको बताया था स्टोरी के स्टार्ट में, थोड़ा लॉस्ट है, यंग बॉय है, अभी 20s में है, अनश्योर है अपने आप पे, बहुत धीरे-धीरे अपनी ग्रोथ आर्क कंप्लीट करता है, लेकिन एक मैच्योर, रिस्पॉन्सिबल मैन की तरह इमर्ज होके आता है एट द एंड ऑफ द बुक। फिर है एथीना, गॉडेस ऑफ विज़डम कहा जाता है, एथीना को गॉडेस ऑफ जस्टिस कहा जाता है और बेसिकली ओडिसियस की नंबर 1 सपोर्टर है स्टार्ट से लेके एंड तक। पूरे पोएम में वो उसकी प्रोटेक्टर है, डिस्गाइज़ में आके उसकी हेल्प करती रहती है बार-बार, क्योंकि वो ब्रेवरी की रिस्पेक्ट करती है। उसके ऑपोज़िट है पोसाइडन, वो है सी गॉड, जो ओडिसियस से सीधा पर्सनल ग्रज रखता है। क्यों? क्योंकि ओडिसियस ने उसका कुछ बिगाड़ा है, जो कि स्टोरी में आपको पता चलेगा क्यों।
ओडिसियस ने उसके बेटे को मारा था। तो ये जो इंसान है या ये जो गॉड है पोसाइडन, लिटरली 10 साल तक उसका घर पहुँचना नामुमकिन करता है, डिले करता रहता है। इसी की वजह से ओडिसियस जो है वो सी पे इधर से उधर घूम रहा है, वॉन्डर कर रहा है और चैलेंजेस फेस कर रहा है, बिकॉज़ वो नहीं चाहता कि ओडिसियस घर पहुँचे, और अगर पहुँचे भी तो वो बिल्कुल बहुत खराब हालत में घर पहुँचे, ताकि उसका जो सारा ब्रेवरी है वो टूट जाए। सो टॉक अबाउट होल्डिंग अ ग्रज, देन इट इज़ पोसाइडन। फिर आते हैं सूटर्स पे। ये ग्रुप है उन लोगों का जो पेनेलोपी को से शादी करना चाहते हैं, और मीनवाइल इथका के पूरे रिसोर्सेज को अभी वो कंज्यूम कर रहे हैं, वहीं रह रहे हैं 10 साल से, मतलब फ्री लोडर्स हैं वो, एक पूरी आर्मी की तरह वहाँ पड़े हुए हैं। फिर आते हैं कैरेक्टर्स जैसे कैलिप्सो एंड सर्सी, ये दोनों एन्चेंट्रेस हैं, विचेस या एन्चेंट्रेस कह लो, जिनके पास पावर्स हैं, डिवाइन पावर्स है थोड़ी बहुत। सो वो अपनी-अपनी तरह से ओडिसियस का जो ट्रैवल है, जर्नी है बैक टू होम, वो डिले करती रहती हैं। एक उसे आइलैंड पे रखती है, दूसरी उसके क्रू को पिग में कन्वर्ट कर देती है, तो उसकी जर्नी को और डिले कर देती है। फिर आते हैं यूमेइयस और यूरेक्लिया। ये 2 लॉयल स्वाइनहर्ड और एक ओल्ड नर्स है। यूमेइयस एक ओल्ड स्वाइनहर्ड है, लॉयल है, और यूरेक्लिया एक पुरानी उनकी हाउस होल्ड नर्स है, जो थ्रू आउट शो करते हैं कि लॉयल्टी सिर्फ रॉयल लोगों तक लिमिटेड नहीं है, लॉयल्टी जो है वो आम गरीब हाउस होल्ड के लोगों में भी होती है अपने किंग के लिए। फिर कैरेक्टर्स आते हैं नौसिका और एल्सिनोअस जैसे। वो फेशियंस हैं, फेशियन आइलैंड पे रहते हैं, अलग रेस है ये, अलग ग्रीक्स थे ये। फेशियन प्रिंसेस और वो जो किंग है जो ओडिसिस की मदद करते हैं जब वो शिपरेक होकर उनके आइलैंड पे पहुंचता है। और लास्ट है लैरिएट्स, ओडिसियस का ओल्ड फादर, जो पूरे पोएम में अपने बेटे की सिर्फ वेट करता है, होपफुली कि ही विल कम बैक। सो ये है हमारा कोर कास्ट। इन सबको याद रखना है, इनके नाम याद रखने हैं, क्योंकि जैसे ही हम बुक बाय बुक जाएंगे ये सब बार बार आएंगे। नेम्स हमें भूलने नहीं है, बिकॉज ये बहुत मैटर करता है एग्जाम में। आप गलत नाम लिख देते हैं, सारा आपका आंसर का जो वो फ्लो है वो खराब हो जाता है। अब देखते हैं पोएम्स के थ्रू कौन से मेजर थीम्स बार बार इस पोएम में, इस टेक्स्ट में रिपीट हो। ओके, सो अब बात करते हैं थीम्स की, मतलब वो बिग आइडियाज जो पूरे पोएम में बार बार घूमते रहते हैं। ये समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तुमसे एग्जाम में पूछा जाएगा इस पोएम का सेंट्रल थीम क्या है, ये वही आंसर्स हैं। सबसे बड़ा थीम है होम कमिंग या नोस्टोज का। ये लिटरली पूरी स्टोरी को ड्राइव करता है, हर डिसीजन, हर एडवेंचर, सब कुछ इवेंचुअली कनेक्ट होता है ओडिसियस के घर वापस जाने के डिजायर से। सेकेंड इज हॉस्पिटैलिटी, दैट इज जीनिया। हमने पहले डिस्कस किया था ये कंसेप्ट, बट नोटिस करना पूरे पोएम में कैरेक्टर्स को जज किया जाता है इसी बात से कि वो गेस्ट्स को कैसे ट्रीट करते हैं। हाउ डू यू ट्रीट योर गेस्ट, व्हाट्स योर हॉस्पिटैलिटी लाइक। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द ग्रीक कल्चर। गुड होस्ट्स वर्सेस बैड होस्ट्स, दिस इज समथिंग which basically is a moral test which runs through the entire poem. Third is loyalty and fidelity. Penelope, Telemachus, they are loyal and their loyal servants. These all they represent true loyalty, whereas जो suitors हैं they represent इसका बिल्कुल opposite. They are eating away the household, but they are in a way in their hearts want to ditch Odysseus and kill him and replace him. फोर्थ इज कनिंग वर्सेस ब्रूट फोर्स। बहुत बार पोएम में हम देखते हैं कि ओडिसियस अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से नहीं, बल्कि अपनी इंटेलिजेंस से, स्मार्टनेस से प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, बिकॉज एवरीवेयर वी कैन नॉट शो द फिजिकल स्ट्रेंथ, समटाइम्स वी नीड ब्रेन देन द बॉडी। सो ये मेटिस वाला जो कंसेप्ट है वो ब्रेन्स ओवर बाइसेप्स, बेसिकली ये वही है। Fifth है disguise and recognition, especially when we see in the later books, Odysseus जब बार बार डिस्गाइज में आता है और धीरे धीरे लोग उससे उसे पहचानने लगते हैं। सो दिस इज समथिंग रेकरिंग पैटर्न जो सस्पेंस क्रिएट करता है। सिक्स्थ है फेट, द गॉड्स एंड फ्री विल। गॉड्स कॉन्स्टेंटली इंटरफेयर इन देयर लाइफ। तो दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग। यहाँ पे एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन उठता है कि कितना कंट्रोल है इंसानों के पास अपनी खुद की जिंदगी पे। हाउ टू व्हाट लेंथ ह्यूमन बीइंग्स आर कंट्रोलिंग देयर ओन लाइफ, देयर ओन फेट, or is it something which is always being meddled by God? Are the gods deciding what we are doing, every action of ours, or is it the humans who decide? सो सेवेंथ है कमिंग ऑफ एज। ऑब्वियसली टेलीमैकस का पूरा आर किसी पे बेस्ड है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि वो कमिंग ऑफ एज यानी कि ग्रोइंग अप फ्रॉम बॉयहुड टू मैनहुड। एंड लास्ट इज जस्टिस एंड रिवेंज। जब एंड में सूटर्स को पनिश किया जाता है, ये रेज करता है एक बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट। क्या वो पनिशमेंट फेयर थी या बहुत एक्सट्रीम थी, बिकॉज जीनिया इसमें आपका
खराब होता है। कैसे? बिकॉज दे वर योर गेस्ट्स आफ्टर ऑल, बट वर दे पनिश्ड जस्टिफाइबली? क्या उनको पनिश करना ठीक था? उनको किल करना ठीक था? सो ये जो है एक डिबेटेबल चीज है, जो जस्टिस और रिवेंज के कंसेप्ट इस पे आते हैं। सो इन डेप्थ थीम्स को ध्यान में रखना, बिकॉज जब हम बुक बाय बुक जाएंगे, हम बार बार इन थीम्स पे वापस आएंगे, देखेंगे कौन सा थीम कहाँ सबसे स्ट्रांगली दिख रहा है। अब एक लेवल और डीप जाते हैं पोएम के पीछे, जो बिगर आइडियाज हैं उनको समझते हैं कि वो आइडियाज क्या है। सो अब थोड़ा डीपर जब हम जाएंगे बियॉन्ड जस्ट द थीम्स, लेट्स टॉक अबाउट द बिगर अंडरलाइंग आइडियाज जो पूरे पोएम को शेप करते हैं। ये थोड़ा मोर क्रिटिकल थिंकिंग वाला सेक्शन है, बट आई प्रॉमिस इट्स एक्चुअली रियली इंटरेस्टिंग। नंबर वन इज रेस्टोरेशन ऑफ द ओइकोस, मतलब हाउस होल्ड। ये पोएम सिर्फ एक एडवेंचर स्टोरी नहीं है, इट्स अबाउट फिक्सिंग अ ब्रोकन फैमिली यूनिट। Odysseus is somewhere else, Telemachus is out there finding him, Penelope is there in the palace handling the suitors. So marriage, family, property, सब कुछ वापस सेट होना जरूरी है, तभी जाके स्टोरी एक्चुअली कंप्लीट फील होती है और जस्टिस सर्व होता है। Odysseus सिर्फ घर नहीं पहुंच रहा है, ही इज coming back to his old life, and he would want to rebuild his old life, and we also would want him कि इतने सालों तक he is out there on the sea, we do not want him to suffer when he is back home, we want the justice to be served. नंबर टू इज सिविलाइजेशन वर्सेस सैवेजरी। नोटिस करना कैसे डिफरेंट सोसाइटीज कंपेयर की जाती हैं पोएम में। साइक्लोप्स एक डिफरेंट वर्ल्ड है, जो वन आइड मॉन्स्टर्स हैं, वो लॉलेस हैं, दे डोंट हैव एनी कल्चर, रिलीजन और एनी रूल्स टू फॉलो। कोई जीनिया नहीं होता है उसमें, टोटल क्योस है वो लोग। फेशियंस जो हैं वो एक अलग तरह का वर्ल्ड है, परफेक्ट हॉस्पिटैलिटी में वो बिलीव करते हैं, इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि किसको हॉस्पिटैलिटी दे रहे हैं, वो किंग है या कोई कॉमन मैन है। दे डोंट डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू टाइप्स, दे आर द आइडियल वर्ल्ड। और बीच में आता है इथका, जहां जीनिया है बट करप्शन भी है। सूटर्स बिल्कुल उस जीनिया का गलत फायदा उठा रहे हैं, गलत तरीके से गेस्ट होने का फायदा उठा रहे हैं। वो बेसिकली एक स्पेक्ट्रम है, सेवेज से लेकर सिविलाइज तक, और ओडिसियस इन सब से गो थ्रू करता है, स्ट्रगल करता है, एंड प्रूव्स हिज पोटेंशियल एज अ ग्रेट वॉरियर। नंबर थ्री, आइडेंटिटी एंड डिस्गाइज। ना ओडिसियस बार बार अनरिकॉग्नाइज्ड रहता है अपनी ही जर्नी में, और धीरे धीरे अपनी असली पहचान रिक्लेम करता है, रियल आइडेंटिटी को वो रिक्लेम करता है। ये ऑलमोस्ट इट फील्स लाइक अ मेटाफर कि अपनी आइडेंटिटी को वापस पाना भी एक स्ट्रगल है। सिर्फ फिजिकली घर पहुंचना इज नॉट इनफ, you go back home and you are not recognized as the king of Ithaca, the owner of Ithaca, your seat is not there for you, the palace and your seat as a king, then there is no point. सो यहाँ पर हीरो की आइडेंटिटी भी उसको क्लेम करनी है, सिर्फ किंग की आइडेंटिटी भी क्लेम करनी है उसको, सिर्फ अपनी अपने घर नहीं पहुंचना है। ही इज नॉट अ कॉमन मैन। देन कम्स द नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज द हीरो हु रीडिफाइंस हिमसेल्फ। ये इंपॉर्टेंट है। इलियड में हीरो होना मतलब द फिजिकल स्ट्रेंथ और बैटल फील्ड की ग्लोरी जो एखिलीस ने अचीव की, लेकिन ओडिसी में हीरो कैसा होना चाहिए? ही शुड बी क्लेवर, ही शुड बी पेशेंट, ही शुड हैव एंड्योरेंस, और उसके जो ये सारी चीज़ें हैं उसमें अंदर होनी चाहिए। तो बेसिकली होमर रिडिफाइन कर रहा है कि हीरो होने का मतलब क्या होता है, व्हाट इट इज एक्चुअली टू बी अ हीरो, व्हाट हाउ इज अ हीरो डिफाइंड। सो नंबर फिफ्थ इज स्टोरी टेलिंग इटसेल्फ, यानी कि ये एक मेटा लेयर है, यानी कि एक ग्रैंड पोएम है, उसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी स्टोरीज हैं जो करेक्टर्स एक दूसरे को सुनाते हैं। तो स्टोरी विद इन अ स्टोरी, ऐसा इसका एक फ्रेम नैरेटिव चलता है। जैसे आप महाभारत को ले लीजिए, देर आर सो मेनी स्मॉल स्टोरीज इन महाभारत इटसेल्फ, जो आप अगर इंडिपेंडेंटली सुनाएंगे तो भी महाभारत का स्ट्रक्चर नहीं शेक होता है। सो ये रिफ्लेक्ट करता है कि मेमोरी, फेम, मतलब क्लियोस और आइडेंटिटी, ये सब कुछ एक्चुअली बनती है स्टोरी टेलिंग से। आप कैसे पोर्ट्रे करते हो एक पर्टिकुलर करेक्टर को, एक पर्टिकुलर क्वालिटी को। सो बेसिकली अगर तुम्हें कभी पूछा जाए इस पोएम का डीपर मीनिंग क्या है, तो ये 5 पॉइंट्स तुम्हारे पास रेडी आंसर्स हैं। इसको आप एक्सपैंड करके अपना आंसर बता सकते हो कि ये जो ओडिसी, जो पोएम इतनी बड़ी लिखी होमर ने, इसका असली पॉइंट क्या है, की आइडियाज क्या इसमें दिखाए गए हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट ग्रीक वर्ड सीख लेते हैं जो बार बार यूज होंगे जब हम एक्चुअल स्टोरी डिस्कस करेंगे, तो वो क्या है, लेट्स सी। ओके, सो अब कुछ इंपॉर्टेंट ग्रीक वर्ड सीखते हैं, जैसे क्योंकि जब हम बुक बाय बुक जाएंगे तो ये टर्म्स बार बार यूज होंगे, एंड ऑनेस्टली अगर ये पहले से you know these terms, so discussion becomes very smooth, very easy. So the first word is xenia. This literally means guest friendship. That means hospitality ka sacred code which one should not break. This is the
topmost priority in the Greek culture, as gods uh, पे स्पेशल फोकस ऑन दिस वन. सो ये हमने पहले भी मेंशन किया था, बट लेट्स गो बिट डीपर. ये सिर्फ पोलाइट होना नहीं है, जैसे यू जस्ट ग्रीट योर गेस्ट्स एंड यू ऑफर देम वाटर एंड टी एंड देन यू आर डन. नो, इट वाज कंसीडर्ड सेक्रेड, प्रोटेक्टेड बाय जियूस, द ग्रेट ग्रीक गॉड हिमसेल्फ. सो अगर कोई स्ट्रेंजर तुम्हारे दरवाजे पे आया है, तुम्हारा मॉरल ड्यूटी है उसे फीड करना, शेल्टर देना, रिस्पेक्ट देना, बिना ये पूछे कि वो कौन है, किंग है कि कोई पुअर है, कोई बेकर है. और दिस थिंग रन्स थ्रू द एंटायर पोएम. कैरेक्टर्स जज किए जाते हैं बस इसी बेसिस पे कि वो जीनिया फॉलो करते हैं ऑनेस्टली या नहीं करते हैं. सो जीनिया बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इंस्टेड ऑफ द पर्सन whom you are helping out and being hospitable. सेकेंड इज नोस्टोज. इसका मतलब है होम कमिंग. ये बेसिकली पूरी स्टोरी का मेन थीम है, क्योंकि यही तो सारी कहानी है ना कि वो घर कैसे पहुंचेगा. एवरी एडवेंचर, एवरी डिले, एवरीथिंग इवेंचुअली कनेक्ट्स टू दिस डिजायर, दैट इज हाउ टू रीच बैक होम. नाउ एक और फन फैक्ट है, मॉडर्न इंग्लिश वर्ड है नॉस्टैल्जिया. एक्चुअली वो इसी से आया है, नोस्टोज से आया है नोस्टैल्जिया. गुड इन्फॉर्मेशन, राइट? सो नोस्टोज प्लस एल्गोस मतलब पेन. सो नोस्टैल्जिया लिटरली मीन्स द पेन ऑफ होम कमिंग. ये वो दर्द जो तुम्हें होम की याद दिलाता है. यू वुड वांट टू गो बैक टू योर होम. सो थर्ड वर्ड इज क्लियोस. इसका मतलब है ग्लोरी या फेम, स्पेसिफिकली वो इमॉर्टल रेपुटेशन जो एक हीरो अपने ग्रेट डीड से कमाता है, जिससे उसका नाम जनरेशन्स तक याद रखा जाता है. इंटरेस्टिंग बात यह है कि ओडिसियस में कि क्लियोस मिलता है एंड्योरेंस और क्लेवरनेस से. अनलाइक एलियड, वे क्लियोस बैटल फील्ड पे सेक्रीफाइस होके, या जब बैटल फील्ड पे आप यू आर डेड एज अ वॉरियर तब आता है, तो यहाँ पे वैसे नहीं आता है. यहाँ पे क्लेवरनेस से, उस चीज को सहन करने से जो आपकी स्ट्रगल्स रास्ते में आ रही है उनसे मिलता है क्लियोस इस टेक्स्ट में, ओडिसियस में. So all these three words, you must have to remember these three words. Xenia means hospitality, Nostos means homecoming, and Cleos means glory. So these three concepts, they run through the entire poem and you will see them coming again and again. So let's do our important terms cover, and let's see how what we see in the next slide. Now let's cover these three more important terms next. This is like metis, hamartia, and in medias res. That is the epithet. Because these terms you will see again and again. These terms will come in the actual book discussion. So it's better if we understand them first, so that when I use them again and again, then you need not get confused. कि ये terms to discuss ही नहीं हुई हैं. What am I talking about? सो फर्स्ट इज मेटिस. इसका मतलब है कनिंग इंटेलिजेंस, मतलब प्रैक्टिकल विली स्मार्टनेस. ये बेसिकली ओडिसियस की डिफाइनिंग ट्रेट है, उसका एक करेक्टर स्केच है. उसका सुपर पावर यही है, अगर ऐसा बोला जाए तो. एवरी प्रॉब्लम जो चाहे वो ब्रूट फोर्स से सॉल्व नहीं अगर करता है, तो वो अपना वहां पर दिमाग यूज करता है. दिस इज द वे ही सॉल्व्स एवरी प्रॉब्लम. और इंटरेस्टिंग कनेक्शन इसमें क्या है अथीना का, हु इज द गॉडेस ऑफ विजडम. वही क्वालिटीज वो शेयर करती है, और इसीलिए ही वो ओडिसियस को इतना फेवर करती है. दिस इज द रीजन शी फेवर्स हिम, बिकॉज शी बिलीव्स इन दिस कि आप उसको ब्रूट फोर्स ना यूज करके अपने इंटेलिजेंस से किसी मैटर को अगर सॉल्व करते हैं. सो दैट्स व्हाई शी लाइक्स ओडिसियस सो मच, एंड शी वांट्स टू सेव दैट मैन एंड ब्रिंग हिम बैक होम. सो यहाँ पे दोनों का वेवलेंथ मैच करता है, तो ये एक कारण बन जाता है कि क्यों अथीना ओडिसीज की इतनी हेल्प करना चाहती है, क्योंकि उनकी क्वालिटीज मैच करती हैं. सेकंड इज हमर्शिया. ये वर्ड थोड़ा ज्यादा ग्रीक ट्रेजेडी से एसोसिएट होता है, बट ऑफन एपिक में भी ये लूजली यूज होता है. इसका मतलब है एक क्रिटिकल एरर इन जजमेंट, यानी कि एक फ्लॉ, एक मिस्टेक जजमेंट में. परफेक्ट एग्जाम्पल, जब ओडिसियस साइक्लोप्स को ब्लाइंड करने के बाद अपना रियल नेम बता देता है, तो वो उसकी एरोगेंस है, वो अपने प्राइड को दिखाता है यहाँ पर. तो ये एक छोटी सी गलती है जो वो कर देता है, और जिसकी वजह से उसको इतना कॉन्सिक्वेंसेस बियर करने पड़ते हैं कि सी गॉड उसके पीछे पड़ जाता है, क्योंकि वो साइक्लोप्स जो है वो सी गॉड का ही सन है. सो पूरी पोएम में ये चीज उसको फॉलो करती है, उसकी एरोगेंस, क्योंकि यही वो मोमेंट है जब पोसाइडन को ग्रज, उसका जो ग्रज है ओडिसिस के अगेंस्ट स्टार्ट होता है. सो हमर्शिया बेसिकली मीन्स किसी एक प्राइड वाला मोमेंट, एक छोटी सी गलती, बड़ी प्रॉब्लम विच बिकम्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर यू, विच क्रिएट्स वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर यू. तो दैट इज हमर्शिया. एंड थर्ड वन इज एपिथेट और इन मीडियास रेस. एपिथेट जैसे हमने पहले डिस्कस किया, एक रिपीटेड डिस्क्रिप्टिव टैग होता है, जैसे मच एंड्योरिंग ओडिसियस,
और इन मीडिया स्ट्रेस मतलब स्टोरी शुरू होती है एक्शन के बीच में, नॉट फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। जैसे हमने देखा है ओडिसियस शुरू होती है जब ओडिसियस ऑलरेडी 10 साल से जर्नी पे है। सो इन डेप्थ 5 टर्म्स टोटल अब तुम्हारे पास हैं, जैसे जीनियाज, नोस्टोस, क्लियोज, मेटिस और हमर्शिया भी है, प्लस एपिथेट और या ये कह लो इन मीडियास रेस जो पूरे जॉनर से रिलेट करती है। तो टर्म्स इतनी हो गई और एक दो ये और कुछ डिस्क्रिप्टिव टर्म्स हैं। इन सबको एक बार आप अपने नोट्स में लिख लो या इनको याद कर लो, क्योंकि ये पूरे डिस्कशन में यूज होंगे, ये आपके आंसर्स में भी यूज होंगे, इन पे क्वेश्चन भी आ सकता है अलग से। टर्म टर्म आपको कहीं शॉर्ट नोट में या उसमें भी पूछी जा सकती है। सो अब थ्योरी वाला पार्ट खत्म है, अब हम एक्चुअल स्टोरी में जंप करते हैं बुक बाय बुक। और ये काम हम अभी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे उसका ब्रीफ एक आप सुनिए और फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हम आगे चलेंगे। So, guys, that's a wrap up for the video one of this series. Let's quickly recap what we have covered. We talked about Homer, the mystery man behind this whole epic. We explored the Greek world this story is set in. We broke down what actually makes something an epic and saw कैसे ओडिसियस एकदम टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है उन कन्वेंशंस का. वी क्लियर्ड अप दैट होल प्रीक्वल वर्सेस सीक्वल कंफ्यूजन विद द इलियड. Got the 24 book structure sorted into 3 easy parts, met our main characters, or we covered all the major themes and key terms like Xenia, Nostos, Cleos, Metis, Amercia, etc. सब कुछ हमने समझा. बेसिकली हमने अपनी फाउंडेशन रेडी कर ली है, अब हम बिल्कुल प्रिपेयर्ड हैं टू एक्चुअली dive into the story itself. So, quick recap of the roadmap. This was video 1 of 3. In video 2, we are going full book by book, the entire story, book 1 से लेके 24 तक विद समरी एंड क्रिटिकल एनालिसिस फॉर ईच सेक्शन. बट वो ब्रीफ में होगा, आपको डिटेल में पढ़ने के लिए टेक्स्ट पढ़ना मैं सजेस्ट करूंगी. साइक्लोप्स विच इज द अंडरवर्ल्ड, द फाइनल शोडाउन विद द सूटर्स, सब कुछ कवर होगा इन दैट वन वीडियो. And then video 3 will be all about the critical perspectives, deeper discussions on divine bias, women characters and character spotlights on Odysseus, Penelope, Athena, Telemachus and more. So अगर तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ हिट लाइक बटन और आगे भी यू कैन सब्सक्राइब सो दैट नेक्स्ट वीडियोस जो आएंगी वो आप मिस ना करो. क्योंकि यू रियली डोंट वांट टू मिस दी अदर 2 वीडियोस, अदरवाइज जो बेसिक जो मेन उसका जो पार्ट है जो एग्जाम के लिए यूजफुल है वो आगे भी आएगा. सो ड्रॉप योर क्वेश्चंस और एनीथिंग, एनी थॉट्स दैट यू हैव कम अक्रॉस, कुछ भी आपको लगता है आपको पूछना चाहते हैं आप रिगार्डिंग ओडिसियस. अगर कोई कंफ्यूजन है अभी तक तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस डाल दो. आई विल फाइंड आउट टाइम एंड रिप्लाई यू ईच वन ऑफ यू. और मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो से पहले मैं ये सारे आपके थॉट्स जो हैं वो इश्यूज़ जो हैं प्रॉब्लम्स वो सॉल्व कर पाऊँ. Okay, guys, that's it for today. So go check out video 2 where we finally start Odysseus's actual journey, start to finish. मैंने लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन पे उसका आपको मैं डाल दूंगी, वो मिल जाएगा. और मिलते हैं वहीं. Until then, take care and happy reading.